Hello guys, welcome to CUT UG Political Science class. In today's class we are going to see contemporary South Asia. तो ये जो चैप्टर है ये थर्ड चैप्टर है ये जो कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बुक का। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको CUT UG पॉलिटिकल साइंस क्रैक करने के लिए दो किताबें आपको करना पड़ेगा। एक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और दूसरा है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसका हम थर्ड चैप्टर का एक पार्ट देख रहे हैं आज। सेकेंड नेक्स्ट पार्ट कल के क्लास में हम देखेंगे, यू कैन सी टू दैट। तो व्हाट इज द ओवरऑल व्यू ऑफ दिस चैप्टर। तो इसमें हम साउथ एशिया को देखेंगे और इसमें अब देखेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस कब बढ़ती है, साउथ एशिया की इंपॉर्टेंस देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो जब से ये न्यूक्लियर पावर्स इनके पास आ गए हैं उस वक्त से ही साउथ एशिया दुनिया भर में एक इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करना शुरू हो गया। तो वर्ल्ड व्यू यहाँ पर चेंज होता है, इट बिकम द फोकस ऑफ ग्लोबल अटेंशन बिकॉज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैविंग दी न्यूक्लियर पावर्स। देन यहाँ पर देखेंगे तो वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, वाटर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट है, पेंडिंग बॉर्डर का इश्यूज है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया बांग्लादेश के बीच में, नेपाल भूटान, यहाँ सब अगर हम देखेंगे तो सम ऑफ द काइंड्स दीज आर प्रॉब्लम्स आर देयर। और यहाँ पर इंसर्जेंसी पाई जाती है, एथनिक स्ट्राइफ है, रिसोर्स शेयरिंग का मसला है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलते हैं, ये एक ओवरऑल व्यू है। अगर यहाँ पर कोऑपरेशन किया जाए तो साउथ एशिया डेवलप हो सकता है, बातचीत के जरिए अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए तो ये बहुत कुछ डेवलप हो सकता है। बिकॉज पॉपुलेशन के हैसियत से अगर हम देखेंगे तो साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन कैसा है ये देखेंगे साउथ एशिया में, ठीक है। तो व्हाट इज साउथ एशिया फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो राइवलरी, गुडविल, होप, डिस्पायर, म्यूचुअल सस्पिशन, ट्रस्ट, दो ये सब चीज़ें कोएग्जिस्ट होती हैं। ओके, एक तरफ डाउट भी है, एक तरफ मिलाप भी है। ऐसा बहुत कुछ हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट जो है साउथ एशिया को बाइंड करने का एक चीज़ है। ऐसा ही बॉलीवुड मूवीज़ हो गया, तो ये सब चीज़ें, और फूड में भी अगर देख लेंगे तो देर इज़ सो मच ऑफ सिमिलैरिटी इन साउथ एशिया। कौन से कंट्रीज साउथ एशिया में आएंगे, सी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सार्क नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि साउथ एशिया सिर्फ बात कर रहे हैं। यहाँ पर बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है और मालदीव्स आपके पास, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 7 कंट्रीज साउथ एशिया में आएंगे। जस्ट टेक फॉर एग्जांपल इंडिया को सेंटर में ले लीजिए और सब नाइबर्स जो इंडिया के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया और मालदीव्स लक्षद्वीप के इस तरफ आता है अरेबियन सी में, नेपाल है, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सब कंट्रीज आएंगे साउथ एशिया में। अब साउथ एशिया कैसा एक पार्ट बन जाता है अगर हम देखेंगे तो बेसिकली हिमालयास इसके नॉर्थ में है, ओके, और इंडियन ओशन साउथ में है और आपके पास अरेबियन सी वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है। तो तीनों तरफ समंदर हैं और ऊपर हिमालयाज माइटी माउंटेन्स हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक इंसुलैरिटी हो जाती है, समवॉट एक कल्चरल एक चीज़ दिखती है यहाँ पर कि लोग समथिंग सिमिलैरिटी यहाँ पर पाई जाती है। इसीलिए इसे सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। एक लार्जली रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि यहाँ पर लिंग्विस्टिक, सोशल एंड कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस दिखता है ये साउथ एशिया में। ओके, लाइक बाउंड्रीज ऑफ द रीजन आर नॉट क्लियर इन द ईस्ट एंड वेस्ट। जहाँ पर नॉर्थ और साउथ में ये समंदर की तरफ बाउंड्रीज बहुत क्लियर है साउथ के, ईस्ट और वेस्ट में ऐसा नहीं बोल सकते बिकॉज सम ऑफ द टाइम हम म्यांमार को भी साउथ एशिया में ले कंसिडर करते हैं और इस तरफ अफगानिस्तान भी कंसिडर किया जाता है। ओके, तो बट देन आज के हमारे इस क्लास में, इस सब्जेक्ट में हम अफगानिस्तान, म्यांमार को वगैरह कंसिडर नहीं करेंगे। और चाइना जो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, ओवरऑल एशिया को अगर ले लेंगे तो इसे भी साउथ एशिया के रीजन में कंसिडर नहीं किया जाता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कल आपको सवाल पूछा जा सकता है CUT में कि विच ऑफ द कंट्रीज विल नॉट कम अंडर साउथ एशिया। तो ये सब कंट्रीज साउथ एशिया के अंडर आएंगे। अगर चाइना वहाँ पर दिया जाता तो चाइना नहीं आएगा आंसर। ओके, द आंसर विल बी चाइना। चाइना इज नॉट पार्ट ऑफ साउथ एशिया। तो 7 कंट्रीज हम साउथ एशिया में देखेंगे।
तो इसमें था इंडिया, तो हम जानते ही ऑलरेडी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में बहुत क्लियरली देख चुके हैं कि इंडिया का पॉलिटिक्स क्या है। तो इस चैप्टर में हमारे नेबर्स वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम्स आने के लिए कैसा काम किया गया, हाउ दे फेल्ड, नो प्रॉब्लम्स वहाँ पर आए, वो चीज़ों को हम ये चैप्टर में कंसिडर करने वाले हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम्स अगर साउथ एशिया का देखेंगे, श्रीलंका और इंडिया शुरुआत से ही, जब 1947 में हम आज़ादी पाए तो श्रीलंका 1948 में पाती है, उस वक्त से ही वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम पाया जाता है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखेंगे तो बोथ सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री रूलर्स ऐसा बदल के वहाँ पर आया है, और उसको वजह क्या थी वो भी हम आज के चैप्टर में देखेंगे। पाकिस्तान अगर देखेंगे तो पोस्ट कोल्ड वार में ये सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बेनाजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के इसमें देखते हैं। ये देखिए कोल्ड वार आप जानते हैं कि 1990s में ख़त्म हो जाती है जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं। उससे पहले मिलिट्री बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती थी, और मिलिट्री को अगेन 1999 में आता है, देन अगेन सिविलियन गवर्नमेंट 2008 से वहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट है। लेकिन आज भी पाकिस्तान में आप देखते हैं कि मिलिट्री वहाँ पर बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में वगैरह। अगर नेपाल को देख लेंगे तो नेपाल 2006 तक इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, आज वो चेंज हो गया है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया है नेपाल, ठीक है। और वहाँ पर इलेक्शंस भी होते हैं। तो 2008 में मोनार्की को ख़त्म किया गया नेपाल में और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। अगर भूटान को देखेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, 2008 में हुआ था, और अंडर द लीडरशिप ऑफ द किंग इट एमर्ज्ड एज अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। तो आज नेपाल में भी सही, भूटान में भी सब जगह पे डेमोक्रेसी पाई जाती है, डिफरेंट वेज में। वो हम देखेंगे कि कैसे तरीके में यहाँ पर डेमोक्रेसी पाई जाती है। अगर मालदीव्स को देखेंगे जो साउथ एशिया का पार्ट है, यहाँ पर सुल्तानेट था 1968 तक, और ये फाइनली रिपब्लिक बन गया। और इन 2005 से अगर देखेंगे तो वहाँ पर मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम पाई जाती है। ओके तो पार्लियामेंट ऑफ मालदीव्स है और इसके पास मल्टी पार्टी सिस्टम भी है। तो जनरली अगर देखेंगे तो साउथ एशिया में सब जगह पे डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मिलिट्री और सिविलियन रूलर्स आते हैं, और नेपाल और भूटान अगर देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा बहुत किंग का रोल होता है, और नेपाल में तो टोटली मोनार्की को ख़त्म किया गया है। ओके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं है, आज वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया है। लेकिन भूटान को अगर देखेंगे तो स्टिल इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो आउट ऑफ द साउथ एशिया विच कंट्री हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अगर सवाल पूछ दिया गया तो उसका आंसर होगा भूटान। ठीक है, वो कौन सा कंट्री है साउथ एशिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था अब वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया है, अगर सवाल आए तो उसका आंसर होगा नेपाल। वो कौन सा कंट्री था साउथ एशिया में जो सुल्तानेट था आज मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हो गया है, तो एक रिपब्लिक हो गया है, वो हम बोलेंगे मालदीव्स। तो ऐसा डिफरेंट कंट्रीज का ये याद रखना चाहिए, ये सवाल आ सकता है सीयूईटी के लिए। ओके चलिए अब साउथ एशिया का एक टाइमलाइन देखेंगे कि कैसा हो रहा है। हम 1947 से देखेंगे, बिकॉज यहाँ पर ब्रिटिश थे। ब्रिटिश आप जानते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज का जो श्रीलंका है, सब जगह पे उसका ये चलता था, कॉलोनी बना के रखा था। तो इसीलिए हम 1947 से देख रहे हैं। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। 1948 में श्रीलंका, उस वक्त उसका नाम था सिलोन, ओके ये आता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडो पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता। 1954-55 में पाकिस्तान जॉइंस द कोल्ड वार मिलिट्री ब्लॉक्स सियाटो और सेंटो में। आप देख सकते हैं कि जब इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात कर रहे थे, पाकिस्तान इसमें कोल्ड वार में सियाटो सेंटो में वगैरह ज्वाइन कर लिया था, और इसको यूएस ने सपोर्ट किया। और 1960 में इंडिया और पाकिस्तान इंडस वैली वाटर ट्रीटी को साइन किया। बहुत अहमियत वाली एक ट्रीटी है। वो ट्रीटी कब साइन किया गया, या ईयर आपको जानना पड़ेगा। सी यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में आपको ईयर्स, नेम्स, प्लेसेस, ट्रीटीज ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप उसकी नोट्स ले लीजिए एंड यू हैव टू मेमोराइज दोज ईयर्स एज वेल। देन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना अगर देखेंगे तो 1962 ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इंडियन पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में बहुत डिटेल से देख चुके हैं कि 1962 में कैसा बॉर्डर का कॉन्फ्लिक्ट आया था व्हेन जवाहरलाल नेहरू वाज रूलिंग इंडिया। देन इंडो पाक वार 1965 में आता है। यूएन में इंडिया पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन मिशन बनता है। देन 1966 में अगर देखें तो इंडिया पाकिस्तान साइन दैट ताशकंद अग्रीमेंट।
ठीक है, ये टास्कन एग्रीमेंट था जहां पर व्हेन लाल बहादुर शास्त्री वेंट देयर और उनकी वहां पर देहांत हो जाती है। तो 6 पॉइंट प्रपोजल ऑफ द शेख मुजीबुर रहमान फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी टू ईस्ट पाकिस्तान, ये भी 1966 में ही होता है। यहां पर देखिए टास्कन एग्रीमेंट इज डिफरेंट, ठीक है, बैराज सेम ईयर में अगर देखेंगे तो शेख मुजीबुर रहमान जो आज के बांग्लादेश के हैं, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, वो ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहते थे, वो भी 1966 में ही पूछा जाता। देन अगर देखेंगे तो 1971 मार्च में प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय लीडर्स ऑफ द बांग्लादेश, और फाइनली वहां पर बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान वॉर भी होती है और लिबरेशन वॉर पाकिस्तान बांग्लादेश की होती है, और फाइनली उसे आज़ादी मिल जाती है। ईस्ट पाकिस्तान बिकम्स बांग्लादेश इन 1971। देन अगस्त में अगर देखेंगे तो इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप तो हमने साइन किया, ये भी हमने ऑलरेडी बात करे हैं कि इंडिया ने कैसा उस वक्त सोवियत यूनियन के साथ गया था। 20 साल के लिए हमने एक ट्रीटी साइन की थी, और दिसंबर वही साल में 1971 में अगर देखेंगे इंडो पाक वार आता है, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। 1972 जुलाई में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान साइन करता है शिमला एग्रीमेंट। तो शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ था वो भी हमको जानना है। याद रखें शिमला एग्रीमेंट ये बांग्लादेश बनने के बाद इमीडिएटली होता है शिमला एग्रीमेंट। 1974 मई में इंडिया कंडक्ट्स न्यूक्लियर टेस्ट। 1976 में पाकिस्तान और बांग्लादेश एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज। सी ये हम इंडिया के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं ओवरऑल साउथ एशिया का। तो इसीलिए ये टाइमलाइन में हम साउथ एशिया का कंप्लीट देखते हैं। इसमें इंडिया आएगा, श्रीलंका आएगा, बांग्लादेश आ रहा है, तो डिफरेंट कंट्रीज आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान 1975 में डिप्लोमेटिक टाइज बना लेते हैं 5 साल के बाद। देन 1985 दिसंबर में साउथ एशियन लीडर्स साइन दिस सार्क चार्टर फॉर द फर्स्ट समिट इन ढाका। तो कहाँ पर हुआ था साउथ एशियन ये सार्क का पहला समिट? तो ये भी एक सवाल हो सकता है सीयूटी के लिए, तो उसका आंसर होगा ढाका। 1987 में इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड चलता है और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जाती है ऑपरेशन इन श्रीलंका में 1987 में जाती है, विच वॉज अ फेलियर अगेन। उसके बाद इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका से बाहर आ जाती है, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। 1988 में क्या होता है? 1988 में इंडिया सेंस ट्रूप्स टू मालदीव्स। तो मालदीव्स में ट्रूप्स को भेजती है बिकॉज वहाँ पर एक मिलिट्री कू होने वाला था, उसे स्टॉप करने के लिए। और सेम ईयर में अगर देखेंगे इंडिया पाकिस्तान ने अग्रीमेंट साइन करते हैं कि हम आपस के न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स को अटैक नहीं करेंगे। तो 1988-1991 के बीच में डेमोक्रेटिक रेस्टोरेशन होता है पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में। इन तीनों कंट्रीज में डेमोक्रेटिक रेस्टोरेशन देखने को मिलता है। 1996 दिसंबर में अगर देखेंगे इंडिया एंड बांग्लादेश साइन दी फराका ट्रीटी फॉर शेयरिंग द गंगा वाटर्स। दिस कैन बी ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर सीयूटी। तो फराका वाटर्स, ऐसे चीज़ों से ही सवालात आते हैं, तो आपको देखना है कि ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ट्रीटीज कौन से साइन हुए थे। गंगा वाटर शेयरिंग, तो इंडस वाटर शेयरिंग इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ, वो हमने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था। सेम वे बांग्लादेश के साथ जो गंगा का वाटर शेयरिंग हुआ था वो ट्रीटी का नाम है फराका ट्रीटी। ये सवाल आप याद रख लीजिए, दिस कैन कम फॉर योर सीयूटी। इंडिया पाकिस्तान कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में मई में होता है। अगेन दिसंबर में इंडिया एंड श्रीलंका साइन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी होता है। 1999 फरवरी में इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी बस में जाते हैं लाहौर को। तो दिस आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, पीस डिक्लेरेशन करने के लिए। बट द सेम ईयर 1999 जून जुलाई में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो जाता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। 2001 जुलाई में क्या होता है? वाजपेयी और मुशर्रफ का आगरा समिट। तो 1999 के फरवरी में वाजपेयी जाते हैं लाहौर को, वेरस यहाँ पर 2001 जुलाई में अगर देखते हैं कि मुशर्रफ आते हैं इंडिया को और आगरा समिट होता है, लेकिन वो अनसक्सेसफुल माना जाता है। 2004 जनवरी में साफ्टा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये जो साइन होता है 12th सार्क समिट में इस्लामाबाद में। 2007 में अफगानिस्तान सार्क में ज्वाइन करता है। इसीलिए मैं बोला था कि ये हमारा चैप्टर सार्क के बारे में नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सार्क, वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ एशिया, ठीक है। तो साउथ एशिया अगर कंसीडर करेंगे तो अफगानिस्तान इज नॉट कमिंग अंडर इट, बट सार्क को अगर हम पढ़ेंगे तो अफगानिस्तान इज आल्सो पार्ट ऑफ सार्क। इट जॉइंड इन 2007। 2014 नवंबर में अगर देखेंगे तो 18th सार्क समिट काठमांडू में नेपाल में होता है। तो दिस इज द टाइम लाइन ऑफ साउथ एशिया। अब देखेंगे अलग अलग कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज में, जैसा कि पाकिस्तान देखने वाले हैं हम, बांग्लादेश देखेंगे, नेपाल देखेंगे, भूटान देखेंगे। दिस कंट्रीज में कैसा डेवलपमेंट आया था और कैसा वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे हैं।
तो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो बेसिकली वहाँ पर देखेंगे तो जनरल अयूब खान बनते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और अपने आप को इलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन जब होता है तो मिलिट्री टेक ओवर होता है, तो जनरल यहिया खान आते हैं। तो हु वाज द फर्स्ट रूलर आफ्टर द पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट, तो वो थे जनरल अयूब खान। तो अपने आप को इलेक्ट कर लेते हैं और ही बिकम्स द प्रेसिडेंट। एंड देन पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन होने से वहाँ पर मिलिट्री टेक ओवर करते हैं, अगेन जनरल यहिया खान आ जाते हैं। एंड देन अब देखते हैं यहिया खान के वक्त में ही पाकिस्तान का ये बांग्लादेश का क्राइसिस होता है और फाइनली ईस्ट पाकिस्तान बिकम्स सेपरेट कंट्री बांग्लादेश। देन इसके बाद जुल्फिकर अली भुट्टो आता है। देखिए यहाँ पर डेमोक्रेसी मिलिट्री टेक ओवर, डेमोक्रेसी मिलिट्री टेक ओवर, डेमोक्रेसी मिलिट्री टेक ओवर, इसका यहाँ पर एक मिक्स दिखता है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में। तो जुल्फिकर अली भुट्टो आते हैं और ये रूल करते हैं पाकिस्तान को 1971 से 1977 तक। देन फिर से एक गवर्नमेंट यानी कि जनरल जिया उल हक आ जाते हैं 1977 में, ये भुट्टो की गवर्नमेंट को हटा के आते हैं, मिलिट्री कू हो जाते हैं। अगेन प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट फिर से आता है, तो 1982 ऑनवर्ड्स अगेन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आते हैं। 1988 में अगेन बेनाजिर भुट्टो, जुल्फिकर अली भुट्टो इससे पहले आए थे, उनकी बेटी बेनाजिर भुट्टो अगेन शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है। और उसके बाद अगर देखेंगे द सेम वे अगेन कंपटीशन बिटवीन, अब यहाँ इसके बाद देखेंगे तो वहाँ पर 3 मेन पार्टीज हैं पाकिस्तान में। एक है इसके बेनाजिर भुट्टो की पार्टी पीपल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग। तो ये पार्टीज के बीच में कंपटीशन एंड दैट इज गुड फॉर दी डेमोक्रेसी एज वेल। और इलेक्टेड डेमोक्रेसी टिल 1999 तक चलता है। फिर से जनरल परवेज मुशर्रफ, ये जो जनरल थे आर्मी जनरल, ही बिकम्स अगेन वहाँ पर नवाज शरीफ को हटा के पावर में आ जाते हैं और अपने आप को इलेक्शंस में कंडक्ट करके प्रेसिडेंट बन जाते हैं 2001 में। ठीक है, तो दिस इज रूल्ड बाय अगेन आर्मी। और 2008 से फिर से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स चल रहे हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग, वाई पाकिस्तान इज अ मिक्स ऑफ बोथ डेमोक्रेसी एज वेल एज अथॉरिटेरियन रिजिम्स, मिलिट्री क्यों वहाँ पर आ जाती है, एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका रीज़न हमको देखना पड़ेगा, वाई पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। पहली चीज़ है कि वहाँ पर सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लर्की और लैंड ओनिंग अरिस्टोक्रेसी है। और दूसरा है इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया के साथ है, ये भी एक वजह दिखाई जाती कि मिलिट्री रहा तो ही ठीक रहेगा रूल करने के लिए, पावरफुल स्ट्रांग रहेगी करके, इसको भी एक जरिया बना के पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को कुचला जाता है और वहाँ पर मिलिट्री स्ट्रांग दिखती है। और इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं है, लैक ऑफ जेन्यून इंटरनेशनल सपोर्ट आप देख सकते हैं शुरुआत से ही कि वेस्टर्न पावर्स ने पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने भी नहीं दिया। दे वांटेड टू, देखिए अब जब इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जाए तो उस वक्त अगेन पाकिस्तान यूएस के साथ था, यूएस वाज सपोर्टिंग। तो बेसिकली यूएस और वेस्टर्न पावर्स डिड नॉट वांट पाकिस्तान टू बी ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, यूएस और अदर एनकरेज द मिलिट्री अथॉरिटेरियन रूलर और मिलिट्री रिजिम इन पाकिस्तान हैज बीन एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द वेस्टर्न इंटरेस्ट। तो आप देख सकते हैं कहीं पर भी ऊपर से अगर हम देखेंगे तो वेस्टर्न पावर्स, यूरोपियन कंट्रीज बोलते हैं कि हम हैं डेमोक्रेटिक लेके जाने वाले, डेमोक्रेसी के आलम बरदार, बट एक्चुअली देखेंगे तो ये अथॉरिटेरियन रूलर्स को, मिलिट्री रूल्स को, ये सब लोग अपने मफाद के लिए, इंटरेस्ट के लिए सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दैट। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। अब देखेंगे बांग्लादेश में डेमोक्रेसी कैसा आया। 1947 से 71 के बीच में एक शॉर्टली मैं बोल देता हूँ, ईस्ट पाकिस्तान था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के बीच में सही नहीं बन पाई बिकॉज देयर वाज अ डोमिनेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान ओवर ईस्ट पाकिस्तान पॉलिटिक्स। बेसिकली उर्दू को ये लोगों ने बांग्लादेशी बंगाली के ऊपर डोमिनेट किया। कल्चरली ईस्ट पाकिस्तान वॉज डिफरेंट, ठीक है, तो उनके ऊपर इम्पोज किया गया और जब वो इलेक्शन भी जीत जाते तो उसका रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं मिलता। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट वहाँ पर लोगों ने रिसेंट किया डोमिनेशन को, कभी भी ये डोमिनेशन नहीं हो सकता।
तो अगर एक पार्ट ऑफ कंट्री दूसरे पार्ट के ऊपर ज़्यादा डोमिनेट करती है तो यही होगा। तो उसका बेस्ट एग्जांपल बांग्लादेश को हम देखते हैं। तो फेयर रिप्रेजेंटेशन, फेयर पॉलिटिकल पावर चाहते थे। वहाँ के लीडर हैं शेख मुजीबुर रहमान, ज़ियाउर रहमान, ज़ियाउल हक, मुजीबुर रहमान, यहया खान, ये सब जो नाम आते हैं तो आपको क्लियरली जानना चाहिए कि कौन पाकिस्तान का है, कौन बांग्लादेश का है, वगैरह वगैरह। ओके, तो यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान है, इन्होंने ही पॉपुलर स्ट्रगल वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ लेके आए और ऑटोनॉमी चाहते थे ईस्टर्न रीजन में। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है 1970 का इलेक्शन। 1970 का इलेक्शन, मुजीबुर रहमान की जो पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग होती है वो बहुत सारे सीट्स, मेजॉरिटी ऑल द सीट्स ईस्ट पाकिस्तान के जीत लेती है और मेजॉरिटी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनको बनाना था पाकिस्तान में, उसमें भी इनका सिक्योर्ड मेजॉरिटी, सबसे ज़्यादा सीट इनके पास आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, तो सही होना ये होना था कि उनको भी बुलाते और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिठाते कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड बनाने का वगैरह, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग ही नहीं हुई। तो बेसिकली ये एक बड़ा इशू हो गया। इलेक्शन में जीतने के बाद भी उनके जो रिजल्ट्स को माना नहीं गया वेस्ट पाकिस्तान में। तो ये हुआ, तो शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया। जनरल यहिया खान बेसिकली आर्मी को भेजे और बंगाली पीपल के ऊपर वहाँ पर अट्रोसिटीज़ हुए, थाउजेंड्स वेर किल्ड और बहुत सारा माइग्रेशन इंडिया के अंडर आया। वाई इंडिया इन्वॉल्व इन दी बांग्लादेश इशू ईस्ट पाकिस्तान में, बेसिकली वहाँ से लोग बहुत सारे इंडिया के अंदर आने लगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड। उस वक्त था कि इंदिरा गांधी ने डिसीजन लिया कि हम वहाँ के बंगाली लोगों को सपोर्ट करेंगे और ईस्ट पाकिस्तान में लोगों को सपोर्ट किया गया और वार वाज हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन December 71 और आर्मी जो पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर हो गई और फाइनली ये एक बांग्लादेश नया देश बन गया। और वहाँ पर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि वी आर हैविंग फेथ इन सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म में हम फेथ रखते हैं, तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन 1975 में क्या हुआ देखिए, तो सेम शेख मुजीबुर रहमान ने इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया और पार्लियामेंट्री सिस्टम से इन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेके चले गए, जहां पर एग्जीक्यूटिव के पास अधिकार बहुत ज़्यादा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। अगर हम देखेंगे तो मुजीबुर रहमान जो इनके बंगा बंधु कहते हैं, फादर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं, वो अपनी ही पार्टी को रख के दूसरे सब पार्टीज को अबॉलिश कर देते हैं। अगेन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस आते हैं। शेख मुजीबुर रहमान वाज असैसिनेटेड इन मिलिट्री, अगेन अपराइजिंग में उनको मार दिया जाता। उसके बाद ज़ियाउर रहमान आते हैं और इन्होंने, ये एक मिलिट्री रूलर थे और इन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, आज दो पार्टीज बहुत पावरफुल है, इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के इसमें पॉलिटिकल सिनेरियो में, वो है अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इन दोनों का आप देखिए वजूद कैसा आया। मुजीबुर रहमान की पार्टी थी अवामी लीग, उन्होंने सब पार्टीज को अबॉलिश किया। उसके बाद एक मिलिट्री असैसिनेशन में मारे जाते हैं, न्यू लीडर ज़ियाउर रहमान ने बनाते हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और ही वॉज असैसिनेटेड अनदर मिलिट्री, और अगेन उनको भी मार दिया जाता। ओके, मार दिया जाता और जनरल HM एरशाद आ जाते हैं और इन्होंने थोड़ा चेंज करते, बेसिकली डिमांड फॉर डेमोक्रेसी रहता है यहाँ पर, और इरशाद वाज फोर्स्ड टू अलो पॉलिटिकल एक्टिविज्म। तो ये जो लीडर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद, ये डेमोक्रेसी को अलो करते हैं और फाइनली यहाँ पर देखा जाता है बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। ओके, लेटर वो बिकम प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं और उनको फिर से 1990 में नीचे उतरना पड़ता है, अपना पद को छोड़ना पड़ता है और फाइनली इलेक्शंस हैपेंड इन 1991। वहाँ से हम देखते हैं कि एक स्टेबल डेमोक्रेसी हमको बांग्लादेश में देखने को मिलता है। तो शुरुआत में वहाँ पर अगेन आर्मी के बीच में ये चलता था और आज अगर 1990s से देखेंगे, आफ्टर अगेन पोस्ट कोल्ड वार बोल सकते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। Okay, so this is about Bangladesh. So today we have seen two countries, एक है पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, बांग्लादेश को देखा है, और what is South Asia. So in tomorrow's class we will see about Nepal, Bhutan and Maldives, Sri Lanka. Thank you very much.